नमस्कार दोस्तों, पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और थंबनेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यू से न्यू वीडियो जो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और आपका बहुत बहुत दिल से आभार कि आपने हमारे जितने भी वीडियो है वो लाइक किए, शेयर किए और सब्सक्राइब बहुत अच्छे हो गए और आगे भी आप करते रहिए, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूँ। चलो अपन टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इंसुलिन के जो वायल है उसमें कितने यूनिट होते हैं या कौन सी डोज होती है, शॉर्ट एक्टिंग क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग क्या होता है सॉरी। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में अपन को पूछी जाती है, तो इससे रिलेटेड अपन आज कुछ थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। चलो अपन इंसुलिन के बारे में पढ़ लेते हैं। उससे पहले छोटा सा एक टॉपिक ले लेता हूँ मैं, पेनक्रियास। थोड़ा ठीक रहेगा, पेनक्रियास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि अपन को आगे थोड़ा आसानी रहेगी समझने में कि पेनक्रियास क्या है ना। पेनक्रियास पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं अपन। पेनक्रियाज एक्चुअली में क्या होता है कि ये एक तरह से आप ग्लैंड कह लो या बॉडी ऑर्गन कह लो। पेनक्रियाज एक बॉडी ऑर्गन है जो बहुत सारे जो हार्मोन्स है और एंजाइम्स है उसको सिक्रेट करता है बॉडी में अपने अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो पेनक्रियाज का इसमें रोल ये है कि ये एक ऑर्गन है और इसको अपन ग्लैंड भी कहते हैं, जो मिक्स ग्लैंड भी कह सकते हैं अपन, है ना। मिक्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें ना दो तरह की जो होता है, दो तरह के फंक्शन होते हैं पेनक्रियाज के। एक तो इसके एंडोक्राइन फंक्शन हो गया, है ना, एंडोक्राइन जो सिस्टम हो गया जो हार्मोन सिक्रेट करेगा ना, और एक हो गया एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम कह दो चाहे एक्सोक्राइन फंक्शन कह दो, है ना। ये दो तरह के हो गए, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम भी कह दो या फंक्शन कह दो। तो इसमें क्या होता है कि ये दो तरह की एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करेगा इसमें। पेनक्रियाटिक जो सिक्रेशन होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह भी काम करेगा। तो इसको अपन मिक्स जो है वो ग्लैंड भी कह सकते हैं। और पेनक्रियाज एक ग्लैंड है खुद में, और अपन ऑर्गन भी कहते हैं, ग्लैंड है, और ये दो तरह का काम करते हैं। अब किस तरीके से काम करते हैं ये अपन को देखना है इसमें कि पेनक्रियाज में क्या होता है एक्चुअली में। एंडोक्राइन और सेकंड वन एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन, है ना। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा कि 5% जो है, कितना परसेंट है, 5% जो पोर्शन है पेनक्रियाज का, मतलब पेनक्रियाज का टोटल जो ऑर्गन है, जो टोटल ग्लैंड है उसका 5% जो पोर्शन है मेनली वो एंडोक्राइन की तरह काम करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करेगा। जो सेल्स होती है उसमें 3 तरह की जो मेनली सेल्स होती है वो काम करेगा। एंडोक्राइन क्या है आपको जैसे पता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हमेशा किस तरीके के, वो मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर वो हार्मोन जो है वो सिक्रेट करती है, हार्मोन रिलीज करती है जो सेल्स होती है एंडोक्राइन में। और वो हमेशा क्या होती है, डक्टलेस होती है, वो हमेशा डक्टलेस होती है। जैसा आपने डाइजेस्ट सिस्टम में वगैरह नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम में आप पढ़ोगे तो डक्टलेस होती है। नंबर 1 एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है डक्टलेस होती है। मतलब ये होता है कि जो डक्टलेस होने का मतलब ये थी, जो भी सिक्रेट करेगी, जो भी सेल्स से हार्मोन सिक्रेट करेगी वो सीधा का सीधा ब्लड में डालेगी, है ना, हार्मोन। और एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसके लिए वो स्टिमुलेट करेगी या मोटिवेट करेगी, है ना। तो उसको कहेंगे अपन डक्टलेस या एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन में क्या होता है, ये पेनक्रियाज का 95%, कितना, पेनक्रियाज का 95% जो पोर्शन है वो एक्सोक्राइन सिस्टम की तरह काम करेगा। और वो हमेशा विथ डक्ट के साथ में, मतलब एक डक्ट के थ्रू है जो वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक, जैसे जैसे ये ग्लैंड हो गई,
अब ग्लैंड, ये सेल्स हो गई समझो, है ना, ये सेल्स हो गई या ग्लैंड हो गई। तो सेल्स के साथ में डक्ट होगी, डक्ट मतलब एक ट्यूब हो गई, एक पाइप हो गई। तो डक्ट के साथ में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक, उस डक्ट के साथ में पर्टिकुलर ऑर्गन तक हार्मोन या एंजाइम या हार्मोन को ले जाके उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मोटिवेट करना, उसको स्टिमुलेट करना, उसको कहेंगे अपन एक्सोक्राइन, डक्ट के साथ में। और इसमें अगर डक्ट नहीं है, बीच में ट्यूब पाइप वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई नली नहीं है, और सीधा का सीधा ब्लड में, जैसे ये ब्लड हो गई, आर्टरी हो गया ना, सीधा ब्लड में अगर कोई हार्मोन रिलीज कर रही है, सिक्रेट कर रही है, तो उसको अपन डक्टलेस कहता है, मतलब जिसमें कोई डक्ट नहीं होती, सीधा ब्लड में जाता है ना। तो इस तरीके का जो है इसका फंक्शन है, डक्टलेस हो गई और ये विथ डक्ट हो गई। अब डक्टलेस में भी जैसे ये एंडोक्राइन सिस्टम में अगर पेनक्रियाज की बात करेंगे तो 5% पोर्शन हो गया, और इसमें 3 तरह की सेल काम करती है। जैसे इसमें ये डायग्राम मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं ये लीवर हो गया, है ना, लीवर है, लीवर से फिर ये एक तरह से वो बाइल डक्ट की जो डक्ट आ गई, लीवर से बाइल डक्ट आ गई, और इधर से पेनक्रियाटिक जो ये डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों यहाँ मिल जाएगी, और फिर ये कॉमन बाइल डक्ट बना देगी, CBD, है ना। कॉमन बाइल डक्ट बना के फिर ये ड्यूडेनम में जो स्टोमक है उसमें, सॉरी ड्यूडेनम है उसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें, फिर वो कॉमन बाइल डक्ट खुल जाती है, एक तरह से वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हार्मोन या जो एंजाइम्स है वो सीक्रेट कर देती है ना, छोड़ देती है। तो इसमें मैंने बताया कि जैसे ये लीवर है, ये लीवर है, और ये पेनक्रियाटिक हो गई, पत्ते के समान इसकी जो आकृति हो गई। तो इस वाले पोर्शन को अपन कहेंगे टेल, टेल ऑफ पेनक्रियाज। इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, टेल। इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे अपन, बॉडी। यहाँ से यहाँ से लगा दो, यहाँ अगर कट लगा दो, और यहाँ अगर कट लगा दो, ये वाला पोर्शन जो है उसको क्या कहेंगे अपन, बॉडी, पेनक्रियाटिक जो बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, है ना। और इस वाले को क्या कहेंगे अपन, हेड, है ना। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स होती है पेनक्रियाज में, है ना, पेनक्रियाज की बहुत सारी जो स्पेसिफिक सेल्स होती है। तो इसमें एक एकिनार सेल्स होती है, जो मेनली जो एकिनार सेल्स हो गई, एकिनार सेल्स जो हो गई, एकिनार सेल्स जो 95% होती है पेनक्रियाज में, एकिनार सेल्स का काम ये होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं उसको सिक्रेट करेगी, एंजाइम्स को सिक्रेट करेगी। और वो एंजाइम्स सिक्रेट कौन कौन से, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, कीमोट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, तो ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं उसको सिक्रेट करेगी। और वो कहाँ फंक्शन करने के लिए प्रॉपर रोल है उसका, वो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं उसका सिक्रेशन का काम, उसका रोल क्या है, डाइजेस्टिव जो फूड है अपन इस इंटेस्टाइन से फूड आएगा, अपन जो फूड ले रहे हैं तो उससे फिर उस पर काम करेगी और डाइजेस्टिव डाइजेशन का काम करेगी, है ना। तो वो क्या कहलाएगी, एकिनार सेल जो सीक्रेट हार्मोन करेगी, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब होती है, तो उसको कहेंगे अपन ये एक्सोक्राइन। और एक तरह की सेल होती है जो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस कह सकते हैं अपन, जो सिर्फ पूरे पेनक्रियाज में ही 5% होती है, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, है ना, उस सेल्स को कहेगी। उसमें 3 तरह की सेल्स होती है मेनली, वैसे 4 तरह की होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पॉलीपेप्टाइड वगैरह से ये पेप्टिडेज वगैरह ये सेल्स होती है। तो उसमें क्या होता है, ये अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये 3 तरह की सेल्स होती है। तो ये अपना एक अलग तरह से वो ये हार्मोन सिक्रेट करती है ना, हार्मोन सिक्रेट करती है, और हार्मोन जो होती है वो फिर ये सीधा का सीधा ये ब्लड में छोड़ती है ना, इसका कोई डक्ट नहीं है। अब आप इसमें देखोगे तो एकिनार जो सेल्स है उसमें डक्ट के साथ में, है ना, एकिनार जैसे ही एकिनार सेल्स है, ये ब्लू कलर की आप देख रहे हो, ये सब एकिनार सेल है ना, जो एंजाइम्स को सिक्रेट करेगी, एंजाइम्स को ये। तो ये पेनक्रियाटिक जो डक्ट है उसके साथ में, फिर डक्ट के साथ में कॉमन बाइल डक्ट के साथ में ड्यूडेनम, जेजुनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें सिक्रेट होगी डक्ट के साथ में एकिनार सेल। तो इसको ये इस तरीके का जो फंक्शन करेगी उसको कहेंगे अपन एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करेगी, जो अभी पढ़ने वाले हैं। और एक हो गया इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसमें कोई डक्ट नहीं है, ये रेड वाली, है ना, कोई डक्ट्स नहीं है, और ये डायरेक्ट ब्लड में एक तरह से वो सिक्रेट करेगी और अपना फंक्शन करेगी। अब एंडोक्राइन सिस्टम में अगर मैं बात करूँ सेल्स की, तो 3 तरह की सेल्स होती है मेनली, एक हो गए अल्फा, एक हो गया बीटा, एक हो गया डेल्टा, है ना। अब अल्फा जो हो गई,
अब ये समझ में आ गया आपको। अल्फा जो हो गई मेनली, अल्फा हो गई वो ग्लूकागॉन को सिक्रेट करती है, ग्लूकागॉन हार्मोन जो है उसको सिक्रेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बीटा जो हो गई, बीटा सेल्स जो हो गई, इसमें बीटा सेल्स जो हो गई वो करती है इंसुलिन को सिक्रेट, हार्मोन इंसुलिन है ना, ये सब हार्मोन है ना इंसुलिन को। और डेल्टा सेल जो करेगी सोमेटोस्टेटिन को, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। ये तीन तरह की जो सेल्स होती है, जो तीन तरह का जो हार्मोन रिलीज करती है, तो ये इसका काम है एंडोक्राइन, है ना। तो ये एंडोक्राइन की तरह जो काम करेगी, तो ये ग्लूकागॉन, अल्फा सेल्स करेगी ग्लूकागॉन हार्मोन को, बीटा सेल्स करेगी इंसुलिन हार्मोन को, और डेल्टा सेल्स करेगी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को, है ना। और एक्सोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें, डाइजेस्ट सिस्टम की, तो पेनकेटिक जो जूस हो गए उसमें एंजाइम्स जो है वो सेल्स, एकिनार जो सेल्स है वो एंजाइम्स को सिक्रेट करेगी, जिसमें अपन यूँ देखें तो एक तरह से यूँ समझ लो जैसे ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन, कीमो केमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, एमाइलेज और लाइपेज। अब आपको पता ही है, आपने डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा होगा, जैसे ये तो प्रोटीन हो गया है ना, ये तो किसका करते हैं, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, एमाइलेज, और जिसको अपन प्रोटीएज भी कहते हैं ना। तो ये तो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन तो प्रोटीन का जो है ब्रेक डाउन करेंगे। और ये हो गया लाइप, एमाइलेज हो गया वो कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। और लाइपेज हो गया वो लिपिड का ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ तक तो अपने क्लियर हो गया। उसके बाद में एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जैसे ये इसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इसको आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, ये याद रखना। ये भी कई बार दोनों कंफ्यूज नहीं हो जाओ भाई ये क्या चीज़ है, इसलेट और आइसलैंड क्या चीज़ है। तो इसको लैंगरहैंस क्यों कहते हैं, लैंगरहैंस इसलिए कहते हैं कि जर्मन फिजिशियन थे, जर्मन एक फिजिशियन थे, जर्मन फिजिशियन ना, PHYCAEN, जर्मन फिजिशियन थे जिसका नाम पॉल लैंगरहैंस था, पॉल लैंगरहैंस, है ना। उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, तो फिर इसलिए इनका नाम ही पॉल लैंगरहैंस के नाम से आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस रख लिया इन्होंने। और सबसे ज़्यादा मतलब जो इंसुलिन मतलब इंसुलिन ये क्या कहते हैं इसको, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन किसका होता है, तो वो इंसुलिन का होता है। अल्फा में ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन, बीटा में बीटा सेल्स जो होगा वो इंसुलिन सिक्रेट करेगा, और डेल्टा सेल्स जो है वो सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करेगा ना, सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करेगा। तो 15% जो है ग्लूकागॉन, इसमें जो सेल्स होते हैं वो 50% तो लैंगर इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में भी 50% जो 15% जो है ग्लूकागॉन जो है वो सिक्रेट करेगी, और इंसुलिन है वो 80% बीटा सेल्स जो है इंसुलिन सिक्रेट करेगी, और डेल्टा सेल जो है होती है इसमें वो मात्र 5% होती है ना। ये चीज़ ये भी याद रखना। और अपने इंसुलिन सिक्रेट कहाँ से होता है, कौन से पोर्शन से होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंसुलिन जो सिक्रेट होता है वो पेनक्रियाज के कौन से पोर्शन से होता है। तो अपन को क्या लिखना है, टेल, क्या लिखना है अपन, टेल वाले जो पोर्शन है वहाँ से अपने इंसुलिन जो है वो सेल्स मतलब वहाँ पे वो सेल्स वगैरह होती है, ठीक है। अब मैं इसको बिठा देता हूँ, अपन आगे चलते हैं फटाफट, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं अपन आगे, आगे अपन मैक्सिमम सिक्रेशन हार्मोन बीटा सेल्स, है ना, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स जो 80% होती है। और अब अपन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बताते हैं। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन इंसुलिन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे। जो अल्फा सेल जो है, अल्फा सेल वो सिक्रेट करती है, उसके बाद में इंसुलिन, और तीसरा
सोमेटोस्टेटिन जो डेल्टा सेल और ये बीटा सेल, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या होता है? ग्लूकागॉन एक्चुअली में एक तरह से हार्मोन होता है जो अल्फा सेल्स जो होती है उससे सिक्रेट होता है, और ये पेनक्रियाज के टेल पोर्शन में भी होता है ना। तो इसका मेन मतलब क्या फंक्शन है ग्लूकागॉन का? ग्लूकागॉन का फंक्शन ये होता है कि ब्लड में मतलब बॉडी में अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाए, ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो एक तरह से पेनक्रियाज जो है, जो जहाँ से अल्फा सेल्स जो है वो स्टिमुलेट करेगी, वो कहेगी भाई क्या हो गया, ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई तो सिक्रेट करो, तो वो मोटिवेट करेगा, है ना, अल्फा सेल्स को। और अल्फा सेल्स से फिर एक तरह से वो है ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो और वो ग्लूकोज है ब्लड में आ जाएगा। तो ये काम किसका है? ग्लूकागॉन का। उसी तरह इंसुलिन क्या करता है कि बॉडी में जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ना, बॉडी में ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन एकदम से पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन है वो सिक्रेट होगा, स्टिमुलेट होगा। और इंसुलिन का मेन फंक्शंस क्या है? इंसुलिन का मेन फंक्शंस है कि भाई ब्लड के अंदर ग्लूकोज जहाँ पड़ा है, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा है उसको लेके उसको कैरी करता है कहाँ तक? एक पर्टिकुलर टिश्यू तक। मतलब इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है? वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा है उसको कैरी करके एक सेल्स तक पहुंचाता है। कौन? इंसुलिन, है ना, बाइंड करके। और वो क्या करता है? सेल्स तक देता है, और सेल्स क्या करेगी फिर उस ग्लूकोज का यूज करेगी और वो फंक्शन के लिए पर्टिकुलर फंक्शन करेगी वो, है ना। तो ये होता है इंसुलिन का काम। उसके साथ में इंसुलिन का काम क्या है? इसके साथ में इंसुलिन का काम ये है कि ग्लूकोज को, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में वापस स्टोर करेगी लीवर के अंदर, है ना। तो उसमें भी इंसुलिन का रोल होता है ना। ये दो तरह का रोल हो गया। और सोमेटोस्टेटिन क्या है? सोमेटोस्टेटिन खुद अपने आप में भी एक तरह से यूँ समझो कि ये एक तरह से वो इनिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन हो गया जैसे, है ना, ये ग्रोथ हार्मोन हो गया। और ये जितने भी ये गैस्ट्रिक वाले हो गए उसमें इनिबिट करता है ना। पेनक्रियाज जैसे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया, इंसुलिन हो गया, और जीआईटी में गैस्ट्रिक हो गया, एचसीएल हो गया। तो इस तरह इन ग्रोथ हार्मोन वगैरह इन सबको एक तरह से इनिबिट करता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन इंसुलिन की ओर, क्योंकि ये अपना डाइजेस्ट सिस्टम बीच में थोड़ा पढ़ाना जरूरी था ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाए, है ना। अब चलते हैं अपन इंसुलिन की ओर। इंसुलिन क्या चीज़ है? अच्छा, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन सबसे पहले तो अपने बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज है वहाँ से बीटा सेल्स जो है वो सिक्रेट करती है इंसुलिन, और ये क्या है? हार्मोन है ना। नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड वन क्या होता है कि इंसुलिन किससे बनता है? एग्जाम में अगर आ जाती है इंसुलिन किससे बनता है, तो ये पेनक्रियाज होता है, काऊ या पिग जो उनका पेनक्रियाज होता है उससे इंसुलिन बनता है, नंबर 1। नंबर 2, सिंथेटिकली भी ये इंसुलिन बनता है। सिंथेटिक मतलब जिसको सिंथेटिक करके एक तरह से इंसुलिन बनाते हैं, सिंथेसाइज करके, उससे भी ये बनता है। अब नॉर्मल एडल्ट में इंसुलिन कितना बनता है? नॉर्मल अगर एडल्ट की बात करें, ग्लूकोज लेवल तो अपन सबको पता है। नॉर्मल एडल्ट में इंसुलिन की बात करें तो 40 से 50 यूनिट, क्वेश्चन अगर आ जाए 40 से 50 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में 24 घंटे, मतलब पर डे मतलब 24 घंटे में 40 से 50 यूनिट जो है वो इंसुलिन बॉडी में बन जाता है ना। उसके बाद अगर किलो की बात करें, मतलब किलो जैसे छोटा बच्चा हो गया या किलो के हिसाब से, किलो बेस के हिसाब से बात करेंगे तो 0.6 यूनिट पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम का अगर बच्चा है तो उसमें 0.6 यूनिट पर केजी के हिसाब से, तो मतलब जैसे 10 केजी का अगर कोई बच्चा है, 10 केजी का अगर कोई बच्चा है तो 6 यूनिट हो गए ना, 6 यूनिट्स पर डे। ये मोटा मोटा अपन को आइडिया हो गया। उसके बाद में ट्रेस एलिमेंट इज असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन को सिंथेसाइज करने के लिए ट्रेस एलिमेंट कौन सा है, उसमें हेल्प करने वाला कौन सा है, तो वो उसमें क्या लिखेंगे अपन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। उसकी हेल्पफुल में ट्रेस एलिमेंट असेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, तो उसमें क्या लिखेगा अपन?
जिंक, क्या लिखेंगे, जिंक, याद रखना ये भी, है ना। उसके बाद काउंटर रेगुलेटरी कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन जो इंसुलिन को उस इंसुलिन के सिक्रेशन को कम करता है, उसके इफेक्ट को कम करता है, जो एंटागोनिस्ट इफेक्ट को करता है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ऑफ इंसुलिन, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ऑफ इंसुलिन। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ऑफ इंसुलिन की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या आएगा, फिर उसमें आएगा ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन मतलब हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, एक तरह से यूँ समझो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, क्योंकि काउंटर रेगुलेटरी कर दिया एंटागोनिस्ट, है ना, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन, एंटागोनिस्ट इफेक्ट कह दो आप ऑफ इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और एक ग्रोथ हार्मोन, ये एग्जाम में आया हुआ है, ग्रोथ हार्मोन, ये आपके एम्स एग्जाम में आया हुआ है। ग्रोथ हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन जहाँ पे होगा, जहाँ पे यूँ समझो मोटा मोटा, जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन होगा वहाँ इंसुलिन की नहीं चलेगी, वहाँ पे इंसुलिन की नहीं चलेगी। ये जहाँ जहाँ प्रेजेंट हो गया वहाँ इंसुलिन की बिल्कुल भी नहीं चलेगी, एक तरह से यूँ समझो मोटा मोटा आइडिया, है ना, रफली आइडिया ये समझाते हैं। तो मतलब इसकी अगर ये बढ़ जाते हैं या बॉडी में अगर ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं या, तो उस समय क्या इंसुलिन फिर वो अपना इफेक्ट कम कर देता है, तो उस समय क्या हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। उसी तरह ग्लूकोज का जो एंटागोनिस्ट है वो कौन है, तो सिर्फ ओनली मात्र एक वो है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा है जहाँ इंसुलिन होता है वहाँ ग्लूकोज की नहीं चलती, है ना, तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो अब अपन चलते हैं नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इंसुलिन थेरेपी में। नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इससे क्या सब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ तो वहाँ से अपन ले लेते हैं। नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, नंबर 1, इंसुलिन को अपन रूम टेम्परेचर पे रखेंगे 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे, है ना। इंसुलिन जो वायल होता है, इंसुलिन होता है, उसको स्टोर करना 15 to 25 जो डिग्री सेंटीग्रेड है उस टेम्परेचर पे स्टोर करना, है ना। दूसरा, डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करना है सनलाइट के आगे, सनलाइट से दूर रखना है, कीप अवे, है ना, सनलाइट से दूर रखना है, सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करना है। 2 से 3 वीक में रोटेट करना है, 2 से 3 वीक में रोटेट करना है ना, साइड को रोटेट करना है, साइड को रोटेट करना है। कौन से साइड को, सबक्यूटेनियस, जहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं पेशेंट के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। क्यों, क्योंकि एक तरह से इसका कॉम्प्लिकेशन भी है। सबक्यूटेनियस एक ही जगह इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाना है, एक ही जगह आप इंजेक्शन लगाओगे तो वहाँ पे लाइपोडिस्ट्रोफी हो जाएगी, क्या होगी, लिपोडिस्ट्रोफी। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंसुलिन का मेन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो लिपोडिस्ट्रोफी हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ये सेल्स है, जैसे ये सेल्स है ना, एडिपोज टिश्यू हो गया एक तरह से, ये सेल्स हो गया, ये यहाँ पे सबक्यूटेनियस में अपना इंजेक्शन लगा रहे हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा रहे थे, यहाँ पे क्या एडिपोज टिश्यू या फैट सेल कह दो आप, एडिपोज टिश्यू या सेल्स या एडिपोज टिश्यू या फैट सेल, उसका क्या है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाने से क्या होगा, लिपोडिस्ट्रोफी हो जाएगा, वहाँ की सेल्स जो है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। ये मोटा मोटा अपन को याद रखना है। अच्छा, सिरिंज की बात करें, नीडल का गॉज कितना होना चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इंसुलिन थेरेपी में नीडल का गॉज कितना होना चाहिए, तो 26 नीडल का गॉज होना चाहिए या 1 इंच, है ना, नीडल का गॉज होना चाहिए, नंबर 1। उसके बाद में दूसरी बात करेंगे रूट की बात करें, रूट की बात करेंगे तो सबक्यूटेनियस लगता है पेशेंट में, अगर सबक्यूटेनियस लगाता है तो आपको पता भी है, जैसे अगर मैं ये एंगल बढ़ाऊँ, 90 डिग्री एंगल हो गया, 40 डिग्री एंगल हो गया, है ना, और 30 डिग्री एंगल हो गया और 15 डिग्री हो गया,
आपको आपने पढ़ा भी होगा इंजेक्शन रूट में कि इंटरडर्मल जो लगता है वो 15 डिग्री 15 डिग्री पे इंटरडर्मल लगता है इंजेक्शन, है ना। ये एपिडर्मिस हो गया, जैसे ये एपिडर्मिस हो गया, ये डर्मिस हो गया, ये डर्मिस हो गया, और नीचे मसल्स हो गई, है ना। एपिडर्मिस, डर्मिस और मसल्स। तो अपन बात करेंगे अगर जैसे ये स्किन हो गया, स्किन तो 15 डिग्री अगर इंजेक्शन लगेगा तो ये आईडी लगेगा। इस तरीके का अगर इंजेक्शन लग रहा है तो ये आईडी लगेगा। उससे थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो ये आईडी हो गया। यहाँ पे बात करेंगे तो एक तरह से वो आईवी हो गया, है ना। आईवी वैसे अप्रॉक्स जो है 25 डिग्री, है ना, 25 या 30 डिग्री जो हो गया वो एंगल उसका आईवी का हो गया। ये आईडी हो गया। थोड़ा सा ऊपर करेगा तो ये आईवी हो गया। इससे थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये सबक्यूटेनियस हो गया जो 45 डिग्री एंगल पे लगता है। सबक्यूटेनियस लगेगा 45 डिग्री एंगल पे। और अगर आईएम की बात करें, इंट्रामस्कुलर की बात करें एंगल के हिसाब से, तो बिल्कुल अगर सीधा लगा रहे स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर, तो वो आईएम लगेगा, सीधा मसल्स में जाएगा, है ना। तो ये चीज़ अपन को याद रखना है। तो इंसुलिन जो है अगर सबक्यूटेनियस लगा रहे तो कितना डिग्री एंगल पे लगेगा, 45 डिग्री एंगल पे लगेगा। ठीक है ना, क्लियर। चले आगे। अच्छा, एक एम्स में क्वेश्चन आया हुआ ये भी है, मैंने खुद ने अटेंड किया हुआ ये क्वेश्चन कि एक इंसुलिन का वायल है, वायल खोल के अपन इंजेक्शन पुटअप कर रहे हैं, किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वायल जो है वो मैक्सिमम कितने डेज तक अपन रख सकते हैं उसको। ओपन वायल, एक बार ओपन कर लिया वायल को, और इंसुलिन वाले वायल को एक बार ओपन कर लिया, तो उसको कितने दिन तक, हाउ मच डे या वीक में भी पूछा, उस समय वीक में पूछा था, तो कितने वीक तक आप उस इंजेक्शन को मतलब ओपन रख सकते हैं। तो उसमें आंसर क्या आएगा, 28 डेज या 4 वीक तक अपन उसको वायल को रख सकते हैं। उसके बाद अपन को डिस्कार्ड करना है ना, ये याद रखना। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। रूट मतलब साइट, सबक्यूटेनियस साइट, सबक्यूटेनियस साइट, है ना। सबसे पहले डेल्टोइड, डेल्टोइड में लगा सकते हैं, डेल्टोइड साइट हो गई। उसके बाद एब्डोमेन हो गई, एब्डोमेन हो गई। अपर बैक, अपर बैक, थोड़ा सा बैक में ऊपर की साइड में लगा सकते हैं अपन। और लास्ट वन अपर बटॉक्स, अपर बटॉक्स, है ना। अपर बटॉक्स हो गए, है ना। और वेक्सस, वेक्टस लेटरिस, वेस्टस लेटरेरिस, लेटरेरिस। 5 साइट हो गई जहाँ पे अपन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी यूँ है कि इंसुलिन को अपन ओरली क्यों नहीं देते, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में एनक्लेंस आरएन में भी ये क्वेश्चन कहीं बार आगे रिपीट होता रहता है बार बार। अपन इंसुलिन को ओरल क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो एक तरह से प्रोटीन होता है ना। इंसुलिन जो होता है एक तरह से प्रोटीन होता है। अगर अपन उसको ओरली देंगे, अगर अपन उसको ओरली देंगे तो ओरली डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना, स्टमक में डाइजेस्ट हो जाएगा, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि एंजाइम्स भी है वो डाइजेस्टिव प्रोटीन को करने के लिए बहुत सारे हैं, जैसे पेप्सिनोजन वगैरह हो है ये आगे। तो ये क्या करते हैं, इंसुलिन को डाइजेस्ट कर देगा, तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए अपन ओरल नहीं देते। ओरल देने के लिए एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी है, बहुत सारी है, तो अपन इंसुलिन ओरल नहीं देते हैं। इंसुलिन को सिर्फ सबक्यूटेनियस या आईवी पुटअप करते हैं, है ना, ये चीज़ है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि एब्डोमेन है, याद रखना, एब्डोमेन है जो मोस्ट कॉमन साइट फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। उसमें क्या लिखेगा अपन, एब्डोमेन। क्यों, एब्डोमेन जो है वो फास्ट एब्जॉर्ब होता है, वहाँ एब्डोमेन में फास्ट एब्जॉर्ब होता है। और ये पेशेंट भी सेल्फ आराम से इंजेक्शन लगा सकता है पेशेंट। तो अगर कोई पेशेंट सेल्फ इंजेक्शन लगा रहा है, तो ये भी क्वेश्चन है, अगर कोई पेशेंट सेल्फ इंजेक्शन लगा रहा है सबक्यूटेनियस इंसुलिन,
तो मोस्ट कॉमनली कौन से साइट वो प्रिफर करेगा, तो उसमें भी अपन को आंसर देना है एब्डोमेन। क्यों कि एब्डोमेन वो आराम से जनरली इजीली पुट अप कर सकता है और वहाँ फास्ट एब्जॉर्ब भी होता है ना। और अच्छा एब्डोमेन में साइट कौन सी है, एब्डोमेन में साइट कौन सी है, जैसे ये एब्डोमेन हो गया और ये अम्बलाइकल्स हो गया। तो अम्बलाइकल्स के 4 फिंगर सराउंडिंग एरिया जो 4 फिंगर होता है, जैसे 4 फिंगर ये हो गया, 4 फिंगर अम्बलाइकल्स से ये हो गया, 4 फिंगर ये हो गया, 4 फिंगर ये हो गया, मतलब राइट लेफ्ट अपर डाउन है ना। तो ये अगर एक सराउंडिंग एरिया बनाए अम्बलाइकल्स में, तो यहाँ पे इंजेक्शन जो आप सबक्यूटेनियस पुटअप कर सकते हो ना, ये भी याद रखना है अपन को। उसके बाद चलते हैं कि इंसुलिन थेरेपी कब स्टार्ट करनी चाहिए अपन को, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए इंसुलिन थेरेपी कब स्टार्ट होनी चाहिए, कब स्टार्ट करनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट का HbA1c अपन करवाते हैं जिसमें नॉर्मल कितना होता है, 6 तक नॉर्मल होता है, 6% तक नॉर्मल होता है। अगर किसी पेशेंट का HbA1c अपन आगे पढ़ेंगे डायबिटिक मेलाइटस उसमें पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अगर किसी पेशेंट का HbA1c 9.5% से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 9.5% से ज़्यादा हो, तो उस समय अपन को इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, नंबर 1। सेकेंड वन इज़ अगर किसी पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर है ना, ये गाइडलाइन है एक्चुअली में, अगर किसी पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर 250 mg/dl से ज़्यादा हो, 250 mg/dl से ज़्यादा हो फास्टिंग में, तो अपन को इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर, अगर किसी पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 300 mg/dl हो, मोर देन 300 mg/dl हो, तो उस समय अपन को इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट वन, एक ऐसा पेशेंट जो ओवरवेट है, जो ओवरवेट है ना, ओवरवेट है और पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया है, विथ हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया है, तो ऐसे पेशेंट में अपन हाइपरग्लाइसेमिया ओवरवेट भी है और अपन को ध्यान नहीं है कि वो डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, उसका शुगर बढ़ा हुआ है, तो उस समय क्या अपन इंसुलिन का यूज कर देते हैं, है ना। ये चीज़ हो गई। चलते अपन आगे। अब अपन एक छोटा सा अच्छा टॉपिक ले लेते हैं कि इंसुलिन जो है वो कब देना चाहिए। इंसुलिन कब देना चाहिए तो पढ़ लिया अपन ने। अब अपन पढ़ते हैं इंसुलिन के टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है इंसुलिन में। मार्केट में वैसे देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आजकल मार्केट में खूब सारे टाइप्स आ रहे हैं, लेकिन एक तरह से 4 प्रकार के टाइप होते हैं कि शॉर्ट एक्टिंग कह दो आप। सबसे पहले रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग का मतलब है देने के कुछ समय बाद ही वो ऑन सेट में आ जाता है, उसका जो एक्शन है, इफेक्टिव एक्शन है, वो कुछ समय बाद ही आ जाता है, जैसे 15 मिनट में आ जाता है रैपिड एक्शन का, रैपिड एक्टिंग जो है। एक इंसुलिन ऐसा है जो शॉर्ट एक्टिंग, मतलब कुछ टाइम के लिए उसका असर आएगा, इफेक्ट आएगा बॉडी पे, जो कुछ टाइम के लिए आएगा और उसके बाद उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और एक होता है इंटरमीडिएट, मतलब बीच बीच वाला, और एक होता है लॉन्ग एक्टिंग, मतलब बहुत लंबे समय तक, मतलब 24 आवर्स अप टू 24 आवर्स तक वो इफेक्ट उसका रहता है इंसुलिन का। तो इस तरीके का अपनी टाइप। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अगर अपन बात करें रैपिड एक्टिंग की, रैपिड एक्टिंग में फिर अपन ने जैसे यहाँ लिख दिया था, यहाँ पे रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट है, लॉन्ग एक्टिंग है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे ऑनसेट हो गए तो ऑनसेट में रैपिड एक्टिंग का रहेगा 15 मिनट, और पीक इसका रहेगा, पीक रहेगा 30 मिनट से 3 आवर, मतलब इसका जो मैक्सिमम जो लेवल इफेक्ट है वो आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक मैक्सिमम जो इफेक्ट है वहाँ तक पहुँचेगा। और ड्यूरेशन मतलब कितना तक असरदार, कितना तक रहेगा ये कितनी देर तक, 3 से 4 घंटे तक। इसी तरह शॉर्ट एक्टिंग की बात करेंगे तो ये अपन 2 से आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर तो ऑनसेट रहेगा, और पीक इसका रहेगा 2 से 5 आवर्स, और 6 घंटे तक, ये 6 से 8 घंटे तक असरदार रहेगा। उसी तरह अगर इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो 1 से 2 घंटे तक तो इसका ऑनसेट रहेगा, और पीक रहेगा इसका 6 से 12, और ड्यूरेशन रहेगा इससे 18 आवर्स, मतलब 18 घंटे तक ये असरदार रहेगा। लॉन्ग एक्टिंग की बात करेंगे, इसका कोई पीक नहीं है ना, कोई पीक नहीं है, मतलब एक तरह से स्ट्रेट लाइन में पूरा काम करेगा, पीक इसका बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जैसा है वो स्ट्रेट लाइन वैसे ही रहेगा, कोई एकदम से ज़्यादा पहुँचेगा नहीं वैल्यू में, और 24 घंटे तक इसका असर रहेगा, है ना, ये चीज़ है। और अब अपन बात करेंगे आगे
कंटिन्यू चल रहे हैं कि इमरजेंसी में कौन सा देता था, रैपिड एक्टिंग देते हैं ना। इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया एकदम से इमरजेंसी में, क्यों एकदम से 15 मिनट में ये काम करने लग जाता है, इसलिए हम इमरजेंसी में कौन सा देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि NPH और इंसुलिन R दोनों मिक्स करके एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है सबक्यूटेनियस, तो अपन उसमें सबसे पहले कौन सी वाइल से इंजेक्शन लगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने भी अटेंड किया हुआ ये भी। तो इसमें क्वेश्चन ये इसमें एक तरह से ये है कि सबसे पहले रेगुलर इंसुलिन जो ह्यूमन इंसुलिन R रेगुलर जो होता है वो पहले उस वाइल से पहले इंजेक्शन लगे और उसके बाद NPH वाले इंजेक्शन से वाइल से लेंगे और फिर उसको एडमिनिस्टर करेंगे। और अब अपन एक छोटा सा टॉपिक और है, मेटफॉर्मिन के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा, मेटफॉर्मिन क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम करती है। मेटफॉर्मिन के बारे में पढ़ लेते हैं अपन, है ना, कि इंसुलिन पढ़ लिया तो मेटफॉर्मिन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। फॉर्मा में और पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मेटफॉर्मिन क्या करता है एक्चुअली में कि इंसुलिन वैसे एक डायबिटिक ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हो गई और एक हो गया इंसुलिन थेरेपी हो गई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर किसी पेशेंट में इंसुलिन पहले से प्रेजेंट है बॉडी में और लेकिन वो अपना काम इंसुलिन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, जो उसका काम होता है वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है और इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अपन क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं। उसके ब्रेकडाउन को, इंसुलिन रेजिस्टेंट के जो ब्रेकडाउन है उसको, मतलब ब्रेकडाउन है, इंसुलिन है अंदर लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से अपन क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं। लेकिन इंसुलिन थेरेपी कब देते हैं कि मेटफॉर्मिन अपना काम अब कर रहा है लेकिन ये भी एक तरह से रेजिस्टेंट हो जाता है, उसकी कुछ मेटफॉर्मिन के ज़्यादा साइड इफेक्ट आने लग गए, तो फिर अपन डायरेक्ट उसको इंसुलिन थेरेपी की ओर जाते हैं। नंबर 1 डिफरेंस तो ये हो गया। और लेकिन यूज़ कहाँ कहाँ है इसका, तो सबसे पहले T2DM डायबिटिक 2, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा आगे खींच रहा हूँ। डायबिटिक मेलेटिस टाइप 2 का है जो मेटफॉर्मिन उसमें देते हैं। एक होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी मेटफॉर्मिन देते हैं, उसका एक अलग रोल है। और तीसरा हो गया प्री डायबिटिक मतलब ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक में कैटेगराइज तो नहीं है लेकिन उसको फिर अपन एक तरह से मेटफॉर्मिन देके वो उसका जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसमें भी अपने प्री डायबिटिक पेशेंट, मतलब एक तरह से शुगर को आप कैटेगरीज तो नहीं होगा कि भाई ये डायबिटिक पेशेंट है, कंफर्म तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन एक बॉर्डर लाइन पे है, शुगर जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा अपर वैल्यू है, तो उसमें अपन फिर ये डायबिटिक है पेशेंट, तो उसमें अपन कैटेगरीज नहीं है लेकिन डायबिटिक थोड़ा सा इंडिकेट है, प्री डायबिटिक, तो उसमें हम मेटफॉर्मिन देते हैं, है ना। अच्छा, इसका काम क्या है, मेटफॉर्मिन का काम मेनली है कि एक तो जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है तो उसका जो इंसुलिन पहले से पड़ा है, हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट है ना, तो उसके एक तो इंसुलिन का जो रेजिस्टेंट है उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या भाई इंसुलिन ये मेटफॉर्मिन जैसे पेशेंट को देखे तो इंसुलिन क्या करेगा, वो एक तरह से मोटिवेट हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, है ना, वो अपना काम ठीक ढंग से करने लग जाएगा। एक तो उसमें हो गया। दूसरा हो गया इसका यूज हो गया जो बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसका जो इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है ना। एक तो ये काम हो गया दूसरा। और तीसरा जो काम है मेनली जो है वो क्या, लीवर में जो स्टोर होता है, जो लीवर में जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जो बनता है ना, तो वो एक तरह से स्टोर को उसको मतलब स्टॉप कर देता है ना, रोक देता है। तो ये तीन तरह के मेटफॉर्मिन के काम हो गए डायबिटिक वाले पेशेंट में। और PCS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक तरह से इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो इंसुलिन बढ़ने के बाद में क्या होता है कि वो अपना काम कर नहीं पाता है, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, तो इंसुलिन क्या करेगा कि एक तरह से वो फॉर्मेशन बना देता है एंड्रोजन, और ये टेस्टोस्टेरोन जो हो गया बॉडी में, एंड्रोजन जो हार्मोन हो गया, मेल हार्मोन है, उसका फॉर्मेशन करेगा, है ना, PCOS में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर PCOS आपको पता ही है कि एक तरह से इनफर्टिलिटी फैक्टर है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनफर्टिलिटी का। तो उसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके फिर रेजिस्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए भी अपन मेटफॉर्मिन देते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या है मेटफॉर्मिन देने से? मेनली गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव से रिलेटेड साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, जैसे नोज़िया वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, ब्लोटिंग हो गई, तो इस तरीके के साइड इफेक्ट थोड़े ज़्यादा आते हैं। और अगर क्रोनिक लॉन्ग टर्म अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो जाती है ना मेटफॉर्मिन लेने से। और अगर तो भी पेशेंट ले रहा है, लॉन्ग टाइम ले रहा है, तो लैक्टिक एसिडोसिस भी इसमें फिर वो देखने को मिल जाता है पेशेंट में, मेटफॉर्मिन वाले पेशेंट में, अगर कंटिन्यू ले रहा है तो।
कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये होते हैं कि स्पेशली जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गए या हिपेटिक सिंड्रोम हो गए, जिसमें ये एक तरह से लीवर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसमें SGOT SGPT बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, टोटल बिल्टुमिन इनडायरेक्ट वगैरह ये बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं लीवर वाले पेशेंट में, उसको अपन मेटफॉर्मिन अवॉइड करते हैं, फिर इंसुलिन की तरफ भागते हैं। और उसके बाद में अपन जैसे रिनल डिजीज़, नेफ्रोटिक डिजीज़ कोई भी है उसको, है ना, रिनल फेल्यूर में पेशेंट है, यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसका, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ है उस पेशेंट का, तो उस समय भी अपन ये जो है जैसे 1.5 अगर क्रिएटिनिन है उससे ज़्यादा है मोर देन, तो अपन मेटफॉर्मिन उसको अवॉइड करते हैं ये वाले पेशेंट में। और इंसुलिन जो मेनली प्रेगनेंसी लेडी है जो डायबिटिक टाइप 2 मेलेटस है उसको, और पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो उस समय मेटफॉर्मिन भी अपन अभी तक अवॉइड करते आ रहे हैं। और क्योंकि उसमें ड्रग्स ऑफ चॉइस फिर इंसुलिन रहता है, इंसुलिन अपन देते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत। आप कंटिन्यू मेरी क्लास को वॉच करते रहें और थंबनेल जरूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि अपन जितने ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बनते हैं इंसुलिन थेरेपी से, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं अपन नॉर्सेट ये से एम्स से इसमें क्वेश्चन बने हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे पुटअप करने की कोशिश की है और कोशिश करूँगा कि आगे से इससे ज़्यादा अच्छे से अच्छे मैं वीडियो बनाता रहूँ। तब तक के लिए आप सभी का